तमन्ना, राइटर मोमना शाह। किस्त नंबर 41। आलम आज शोला के घर में तनाव होने का सोचकर जल्दी घर आ गया था। वो वॉशरूम में फ्रेश होने गया। फ्रेश होकर जब वो बाहर आया तो शोला कमरे की खिड़की खोले खिड़ी आसमान पे पूरे चांद को ताक रही थी। वो धीरे धीरे चलता उसके पोस्ट के पास जाकर खड़ा हुआ था। उससे पहले कि वो मुड़कर उसे देखती, आलम ने पोस्ट से उसे अपनी बाहों का हिसार में लिया था। वो जो उसे लड़ने के इरादे से मुड़ने वाली थी, यकदम झाग की मरद बैठ गई। गुस्सा, लड़ना, झगड़ना वो सब भूल चुकी थी, अपनी जगह मंजबद होकर रह गई थी। आलम अपना गाल उसके गाल के साथ रगड़ता उसे मजीद खोद में बेच गया था। शोला की पलकें लरजते हुए आरज़ू पे झोंक आई थी। आलम ने गहरी सांस खींचकर उसके जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। शोला का दिल सुस्त रवि से चलने लगा था। आज का दिन कैसा गुजरा? मीर आलम ने उसके गाल पे प्यार किया। शोला बिना जवाब दिए खुद में मजीद सिमट गई थी। वो उसके हुस्न के जादू में बहकने लगा था, पर आज उसे नहीं बहकना था, आज उसे शोला को बहकाना था। वो उसका रुख अपनी जाने मुड़कर अपने हाथ धीरे से उसके कंधे पे फिरता उसकी कमर तक लाया था और हल्का सा झटका लेकर उसे अपने साथ लगाया था। शोला लब कुचल कर उसकी गिरफ्त में मचली थी, पर पलकों की बाढ़ उठाने की हिम्मत ना कर सकी। मैंने कुछ पूछा है? वो उसकी मज़ाहमत नज़र अंदाज करते संजीदगी से मुस्तफसर हुए। आप प्लीज़ छोड़े मुझे। शोला की कपकपाती आवाज़ सुनकर आलम के लबों पे एक शरीर सी मुस्कान रेंगी थी। जाने मन, छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा। मीर आलम उसके गुलाबी कपकपाते लबों को हल्का सा छुआ। उसके लम्स पे करंट खाकर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। जब अपना आप छुड़ाने की कोशिश में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरे तो पलकों की बाढ़ उठाकर उसे शदीद बुरी नज़रों से घूरा था, पर दिल की हालत इस कदर बेतरतीब थी कि वो मीर आलम को सही से घूर भी नहीं पाई थी। हया के बोझ तले उसकी पलकें झुकने लगी थी। मीर आलम उसकी इस अदा पे दिलकशी से मुस्कुराए थे। क्यों नाराज़ हो मुझसे इस कदर? आलम ने अपना एक हाथ उसके गाल पे धर कर पूछा। नाराज़ नहीं हूँ, नफरत करती हूँ, वो बेतरतीब लहजा में कहती, खुद को उसके शिकंजे से आज़ाद कराने की कोशिश में नाकाम हुई। शोला ने गहरी सांस लेकर आलम को देखा। प्लीज़ पीछे हटें, वो उसे खुद से दूर झटकती चिल्लाई थी। भीगी बिल्ली से वो यकदम शेरनी बन गई थी। आलम ने बिना उसे खुद से दूर जाने का मौका दिए हाथ से थाम पर दीवार से लगाया था। शोला उसकी हरकत पे सुलग कर रह गई थी। ये क्या बदतमीज़ी, समझ नहीं आती, एक बात पीछे हटो, वो चिढ़कर कहती। अपने सुर को सफ़ेद रंगत लिए सीधा आलम के दिल में उतरी थी। आज तो पीछे हटना नामुमकिन है। आलम आंखें बंद करके उसके चेहरे पर झुकने लगा था। शोला यकदम बीच में अपना हाथ अपने होंठों पे धर गई थी। आलम को उसका लमस कुछ अलग लगा तो उसने आंखें खोलकर शोला को देखा और होंठों के मकाम पे उसके हाथ देख वो सुलग कर रह गया था। अब तो तुम्हारी खैर नहीं, वो उसे बेखुद नज़रों से देखता मुस्कुराया था। अपनी लिमिट्स मत क्रॉस कीजिए। वो बेबस ही घबराई थी। ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करूँ तो फिर मुझे बताओ, मुझसे इस कदर नफरत की वजह क्या है? क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने सोचा था मैं तुमसे बहुत नफरत करूँगा। तुम्हें नफरत के सिवा कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें अजियत दूंगा। तुम्हारा एक एक पल मेरी नफरत की नज़र होकर गुजरेगा, पर मैं नहीं कर सका। तुमसे मोहब्बत इतनी थी कि नफरत शदीद ख्वाहिश के बाद भी ना कर सकी, तो तुम कैसे कर सकती हो इतनी नफरत मुझसे? आलम ने बेचैनी से पूछा। समझ आ रही है मुझे, ये नफरत नहीं तो क्या है? सब जानते बूझते भी आप चाहते हैं कि मैं अपना गंदा मज़ीद दोहराऊं। उसकी आंखों में मोती चमके थे। हाँ ऐसा है तो तुम ऐसा ही समझ लो। हाँ, मैं सब जानते बूझते भी चाहता हूँ कि तुम अपना माजी दोहराओ। आलम ने उसे अपने करीब लाकर कहा। वो अफसोस से कई लम्हे आलम को देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर उसे अपना माजी बताने लगी। उस दिन आलम ने बहुत कोशिश की थी बिया को बचाने की, पर वो उसे बचाने में नाकाम ठहरा। जो लोग बिया को लेकर गए थे वो वहीं उनके दुश्मन थे। उन आदमी ने दरअसल बिया को इस जालिम शख्स के कदमों में लाकर पटका था। बिया दर्द की शिद्दत से चिल्लाकर रह गई थी। वो फिरौन से शख्स उसकी चीखों पुकार सुनकर एक जिन्नाती कहका लगाता उसकी गंदी नज़रों से तकने लगा था। बिया डर खौफ से खुद में सिमट कर बैठने लगी। वो फिरौन उसे मारने के बजाय अपने घर की मुलाजमा बना गया था, जहाँ उससे किसी बांदी जैसा सलूक होता। सुबह से शाम तक गद्दे घोड़ों की तरह उस मासूम बच्चे से काम लिया जाता, वो काम जो शायद उसकी उम्र के बच्चों के करने के थे ही ना। वो काम उसको शदीद जुलालत देकर करवाए गए थे। हर कोई उसकी जूती की नोक पे रखता था। ज़रा सा काम ख़राब हो जाने पे जितना दिल करता उसे मार कर खून कर देते।
पर बिया का पुरसान हाल कोई न था। वो हर रात सोने से पहले ये सोच कर सोती कि सुबह मुस्तफ़ा और अलम उसे आकर साथ ले जाएंगे, पर उसका इंतज़ार ही रहा। कोई इसे ढूंढने बचाने न आया। वो पूरे 14 साल की हो चुकी थी। वो सेहतमंद सी बच्ची, वो 2 दिन बाद खाना मिलने और अपनी उम्र से ज़्यादा मशक्क़त करने के बस बिल्कुल लागार हो चुकी थी। वो जैसे जैसे जवान होने लगी उस घर की खवातीन को अपने शोहरों की फ़िक्र होने लगी थी। हर कोई अपने शोहर उसके साथ बांध कर चली जाती। रोज़ वो तमाम औरतें उसे पैर दर पे कई थप्पड़ दे मारती और जो थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ दिए थे वो उनके अल्फाज थे। बाबा जान लिए लड़की बातें चलाने आए रोज़ घर के मर्दों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में लगी रहती है। हमें नहीं पता, बस इस गंद को कहीं और फेंकाओ। इस फ़िरौन की लाडली बेटी बड़ी नाज बर्दारी से गोया हुई। अच्छा ठीक है, करते हैं उसका भी कोई बंदोबस्त। उन्होंने उसे सर से लेकर पैर तक देखकर कहा। 14 साल बिया खौफ से खुद में ही समट कर रह गई। उसे नहीं पता था अब ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। फिर भी उसे इस मुश्किल वक्त में एक सूरज की किरण का इंतज़ार था और उसकी वो किरण उसका भाई और मीर आलम थे। आज वो भी वो कल की फिक्र की बजाय बस मुस्तफ़ा और आलम के इंतज़ार में थी। अगले दिन सुबह वो घटिया इंसान उसे कोठे पे बेच आया था। वो खौफजदा से इर्द गिर्द के रंगीन मॉल को देख रही थी। खौफ की एक लहर उसके पूरे वजूद पे तारी हो चुकी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती भाई के बताए हुए कमरे में आई थी। अच्छे से तैयार होना, आज तेरी भी बोली लगा ही देते हैं। भाई उसकी नई छुई जवानी को देखकर पान मुंह में दबाकर गोया हुई। जी मैं समझी नहीं। वो हैरान हुई। अरे टेंशन किस बात की लेती है तू, अब समझ जाएगी धीरे धीरे। वो उसकी चढ़ती जवानी को कैश कराने का सोच कर ही चहक उठी थी। पर बिया को इर्द गिर्द का माहौल अजीब लगा था। पर वर कुछ नहीं होता रानी, चल जल्दी से लग तैयार हो जा, बल्कि मैं किसी को भिजवाती हूँ। भाई उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर कहती एक अदा से कमरे से निकल गई। बिया को समझ नहीं आता वो कहाँ है। उस पर उसकी छठी हिस्स उसे बार बार कुछ गलत होने का एहसास दे रही थी। उसने एक नज़र घुमाकर पूरा कमरा देखा था। उसकी आंखों में मासूम सी खुशी चमकी। वहाँ उसे ज़मीन पे बरामदे में सोना पड़ता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफ़ान। पर यहाँ तो उसे कमरा दिया गया था। कमरे में बेड भी था और ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। वो सब बुलाए छोटे छोटे कदम लेती बेड पे धीरे से हाथ फिर कर बैठी थी। धीरे से अपना सर नरम तकिए पर रखा तो उसे पता ही ना चला नरम बिस्तर पर लेटते कब उसकी आंख बंद हुई और वो गहरी नींद में डूब गई। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।